मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं दृष्टिकोण, सोर्सेज एंड अप्रोचेस टू मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसको जो हम लोग पढ़ते हैं वो इतिहास के स्रोत कहाँ से हैं, ठीक है, और उसका दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास को जान लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का अगर हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो इतिहास उन घटनाओं का वृतांत है जो भूतकाल में हुई हो, यानी कि जो पास्ट में हुई चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का एक वृतांत है, ठीक है, उसका लिखित तथा मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत को पुनर्निर्माण करना ही इतिहास है। अर्थात जो महत्वपूर्ण तथ्य, अब सारी चीज़ें जैसे हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, ठीक है, कुछ 100 साल बाद हमारा ये इतिहास हो जाएगा, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो कुछ मूलतः महत्वपूर्ण तथ्य जिससे हमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि अभी हम लोग रोज खा रहे पी रहे, ये सब मायने ये हमारी चीज़ें इतिहास को बनाने में काम में नहीं आती, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी के समय में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके के वस्त्र पहन रहे हैं, किस तरह का खान पान करते हैं, ठीक है, ये सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या करती है, अतीत को फिर से पुनर्निर्माण करती है, और इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास, ठीक है। इतिहास शब्द जो है वो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए इतिहास शब्द किससे बना है तो एक ग्रीक या यूनानी भाषा है हिस्टोरिया, उससे इतिहास शब्द बना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी अधिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे इतिहास के बारे में सबसे पहले इतिहास, ठीक है, यानी कि देखा जाए हिस्ट्री जिन्होंने लिखा था इतिहास के बारे में, पिछली जो भी घटनाएं हुई थी उन्हें एकत्र करके एक जगह इकट्ठा करके किसी पुस्तक में, ठीक है, जो लिखा था उनका नाम था हेरोडोट्स, ठीक है, उनका नाम क्या था, हेरोडोट्स। इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता, ठीक है। उन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जो कि अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी देती है, ठीक है। और ये लिखने का जो कार्य है, हिस्ट्री लिखने का जो कार्य है, ठीक है, ये सबसे पहले हेरोडोट्स ने किया, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए, इतिहास क्या है, ठीक है, सबसे पहले इतिहास किसने लिखा। अब इतिहास जो लिखते हैं, ठीक है, इतिहासकार, उनके बारे में देख लेते हैं। अगर सरल भाषा में हम लोग देखा जाए, हम लोग अगर साधारण बोलचाल की भाषा में, तो सिंपल सी बात है, जो इतिहास लिखते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। जो मूर्ति बनाते हैं हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं। तो उसी प्रकार जो इतिहास लिखते हैं उन्हें हम लोग इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं, जो पिछली घटनाएं हुई होती है, ठीक है, जो पिछले काल में घटनाएं हुई होती है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के एकत्र करते हैं, ठीक है, उसे फिर एक सिरे से लगाते हैं, ठीक है, कालानुक्रम करके, फिर उसे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं लिख करके, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इतिहासकार, जो इतिहास को लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का इतिहास। हम लोग को जैसे कि पढ़ना है क्या, भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो कई हजार वर्ष पुराना है, ठीक है, ये हम लोग पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है, ठीक है, बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है हमारी भारत की सभ्यता। अगर माना जाए 65,000 साल पहले, ठीक है, आधुनिक मनुष्य जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, ये भी हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ रखा है कि जो आधुनिक मानव है जिन्हें हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं वो कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच गए थे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने विकास किया और वही विकसित करते करते फिर वो क्या करने लगे, आपके जानवर है पशुओं को चराने लगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने खेती करना सीखा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे एक गाँव बना, करते करते फिर जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग कहते हैं सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो है वो विकसित हुई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि हमारा जो भारत का इतिहास वो कैसे निर्माण हुआ, तो उसमें बहुत साल लगे, धीरे धीरे लगभग 65,000 साल पहले जो आधुनिक मनुष्य थे, जो आधुनिक मानव थे जिन्हें हम लोग होमोसेपियंस कहते हैं, वो अफ्रीकी महाद्वीप से भारतीय उपमहाद्वीप में आ पहुंचे और वहां पे आकर के उन्होंने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया, जिससे हमारे भारत का इतिहास या यूं कहें भारतीय सभ्यता का विकास हुआ। सबसे पुराना आधुनिक मानव जो है, अगर बोला जाए कि सबसे पहले अगर पूर्ण बोले जिनका कि पूर्ण रूप से जिनका साक्ष्य मिलता है, ठीक है, आधुनिक मानव जो है वो आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले कहाँ मिले थे, दक्षिण एशिया में, ठीक है, कहाँ मिले थे, दक्षिण एशिया में रहते थे 30,000 साल पहले, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इन्हें हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे से काफ़ी मेल जोल किया करते थे। जैसे कि हमारे देखा जाए तो हम लोग जो मनुष्य जाति में आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत जातियों को पार कर गया है। पहले हम लोग एकदम बंदर प्रवृत्ति के थे बहुत तरह के, फिर धीरे धीरे करते करते विकास हुआ इसमें, फिर हम लोग जाकर के होमोसेपियंस में आए, तब जाकर के आज हम लोग मानव बन पाए, ठीक है। तो जो होमोसेपियंस है वो आज के आधुनिक मानव से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो जो हमारा भारत का इतिहास है, क्योंकि हमें मेनली इसमें इस चैप्टर में हम लोग को और इस बुक में भी हम लोग को सिर्फ भारत का इतिहास ही पढ़ना है। इतिहास तो बहुत ही विकसित है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे केवल भारत का इतिहास पढ़ना है। तो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, भारत के इतिहास में ही डायरेक्ट जाते हैं। तो भारत के इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला क्या हो जाता है हमारा
प्राचीनतम भारत, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो जाता है प्राचीनतम भारत। तो मानव के उदय से, यानी कि जब मानव का उद्भव हुआ, ठीक है, उससे लेकर के 10वीं सदी तक जो भारत का इतिहास रहा है उसे हम लोग प्राचीनतम भारत का इतिहास कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब मानव का विकास होना नहीं, जब उदय हुआ यानी कि उनका जन्म हुआ, वहां से लेकर के जो 10वीं सदी है हमारी, वहां तक के जो काल है उसे हम लोग प्राचीनतम भारत का इतिहास कहते हैं। फिर है मध्यकालीन भारत, ठीक है। फिर हमारा मध्यकालीन भारत। प्राचीनतम भारत, यानी कि प्राचीनतम भारत कहाँ तक था? 10वीं सदी तक। और आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत तक, उसके बीच का जो अवधि है, अंतराल है, ठीक है, उसके बीच की जो काल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत कहते हैं। और आधुनिक भारत कहा जाए तो मध्यकालीन भारत के बाद जो उसके अंग्रेजों तक, जो हमारे हम आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश पे अंग्रेज जो है वो शासन क्या करते थे, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत से लेकर के अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक भारत कहते हैं। यानी 3 पीरियड हो गए, कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम लोगों ने देखा जब मानव का जन्म होता है उससे लेकर के 10वीं सदी तक को हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन भारत कहते हैं। फिर प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का जो काल होता है उसे हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं। और मध्यकालीन भारत के बाद से लेकर के अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक को हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग को जैसे पढ़ना था कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्रोत, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में देखें, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना ही है कि इसका स्रोत और इसका दृष्टिकोण क्या है। तो मध्यकालीन भारत का जो काल है वो 6वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो 6वीं शताब्दी से लेकर के अगर हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था यहाँ पे कि जो प्राचीनतम भारत है वो 10वीं सदी तक का ही है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं कि मध्यकालीन भारत जो है वो 6वीं शताब्दी से लेकर शुरू हो गया है। अब हम लोग कोई रास्ता जाते हैं, ठीक है, तो जो लाइन होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि धनबाद है, ठीक है, फिर हो गया आपका रांची, तो डायरेक्ट वहाँ से कट तो नहीं जाता ना कि हाँ एकदम यहीं तक स्टॉप था, चलते 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 फिर रास्ता कहीं से और शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका, अगर हम प्राचीन भारत है, ठीक है, वो चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक प्राचीनतम भारत जो है वो खत्म हो गया होगा, मध्यकालीन भारत अचानक से शुरू हो गया होगा। उसमें विकास होते गया तब तो मध्यकालीन भारत में हम लोग है कि नहीं। अब जैसे मनुष्य तक का जो हम लोग का सफर है, धीरे धीरे करते करते प्रजातियों में हम लोग के बदलाव आए, करते 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 तब ना लास्ट में आधुनिक मानव बना, फिर जाकर के हम लोग मनुष्य में, है कि नहीं। इसी प्रकार जो मध्यकालीन भारत है वो 6वीं शताब्दी से धीरे धीरे करके शुरू होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यानी कि 6वीं शताब्दी तक से वो स्टार्ट हो गया था मध्यकालीन भारत। उसमें कुछ कुछ लक्षण जो है वो विकास के दिखने लगे थे, इसलिए मध्यकालीन भारत का जो स्टार्टिंग है वो 6वीं शताब्दी से माना जाता है। लेकिन उसमें प्राचीनतम भारत का भी कुछ गुण था, इसलिए उसे प्राचीनतम भारत भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। 6वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक इसका कालानुक्रम माना जाता है। और इस भाग को भी हम लोग 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा प्राचीन मध्यकालीन भारत, जैसे कि अभी मैंने बताया, क्योंकि वो प्राचीनतम काल में ही शुरू हो गया था इसलिए इसे प्राचीन मध्यकालीन भारत कहते हैं, जो कि 16वीं से 13वीं शताब्दी तक था, ठीक है। फिर 13वीं शताब्दी के बाद आधुनिक मध्यकालीन भारत आया, जो कि प्राचीनतम भारत जो था उसको पूरा त्याग करके थोड़ा सा अच्छा सा विकसित हो चुका था मध्यकालीन भारत के लेवल तक, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक मध्यकालीन भारत कहते हैं, जो कि 13वीं से 16वीं तक था। 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन मध्यकालीन भारत में 16वीं से 13वीं तक शताब्दी तक था और आधुनिक में 13वीं से 16वीं तक, ठीक है। सॉरी, प्राचीनतम 6वीं से 13वीं तक था और आधुनिक जो है वो 13वीं से 16वीं तक था। मध्यकालीन भारत जो है वो 1526, ठीक है, 1526 में मुगल साम्राज्य जब शुरुआत हुआ हमारा बाबर का, ठीक है, उसके शुरुआत के साथ ही जो हमारा मध्यकालीन भारत था वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में हमारे हिंदू राजाओं का राज किया करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ कुछ मुस्लिम शासक भी थे और जैसे ही मुगल साम्राज्य जब स्थापित हुआ, बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में, उसके साथ साथ जो मध्यकालीन भारत था उसका भी समापन हो गया, क्लियर। प्राचीन भारतीय इतिहास की सामग्री हमें क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलती है। अगर हम देखें प्राचीन भारतीय इतिहास की जो सामग्री है वो हमें क्रमबद्ध रूप से नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग जो है वो, अगर देखा जाए तो उतने लेखन प्रवृत्ति के नहीं थे, या यूं कहा जाए कि उन्हें उतना लिखने में रुचि नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो उस काल की जितनी भी घटनाएं हैं उनको लिपिबद्ध नहीं किया, ठीक है, जिससे हमें उनकी जो इतिहास है उनके बारे में जानकारी हमें ज्यादा नहीं प्राप्त हो पाती है ना। यही अगर हम देखें मध्यकालीन इतिहास का, तो प्राचीन भारत से अधिक जो जानकारी हमें मिलती है वो मध्यकालीन इतिहास की मिलती है और इसके बहुत ज्यादा स्रोत भी है ना। प्राचीन भारत से बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो मध्यकालीन इतिहास है उसके स्रोत की मात्रा अधिक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो प्राचीन काल के जो लोग थे उन लोगों को लिखने में हो सकता है रुचि ना हो, या उनका उतना ज्ञान उस वक्त ना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मध्यकालीन भारत तक ये विकास हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत के स्रोत, ठीक है। मेनली हम लोग को यही पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के स्रोत। तो हम लोग इसको भी 2 भाग में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक यानी कि
सिक्के हो गए, मुद्रा हो गई, है ना, कोई आपका अभिलेख हो गया, ताम्रपत्र हो गया, ठीक है, ये सब पुरातात्विक स्रोत हुआ। कोई स्तंभ हो गया, ठीक है, कोई शिलालेख हो गया। और साहित्यिक में हो गया आपका पुस्तक, ठीक है, कोई आपका यात्रा वृतांत हो गया, किसी का स्मरण हो गया, किसी लेखक ने किसी के बारे में जीवनी लिख डाली, ये सब क्या है, साहित्यिक स्रोत है। सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देख लेते हैं। तो पुरातात्विक सामग्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से अभिलेख हो गए। बहुत सारे होते हैं, अगर हम लोग डिवाइडली करें तो अभिलेख हो गए, कला हो गए, स्मारक, मुद्राएं, शिलालेख, है ना, बहुत सारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो मुद्राओं को देखते हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी मुद्राओं से तथा शिलालेखों से भी प्राप्त होती है। जो मुद्राएं हैं, मुद्रा जो है हमें इतिहास के बारे में बहुत बहुत अधिक जानकारियां दे देती है। मुद्राओं को हम लोग भी बहुत ही कम आंकते हैं, लेकिन मुद्रा जो है इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जा सकता है। कैसे? अब जैसे मुद्रा में जैसे हम लोग देखते हैं तिथि लिखी हुई रहती है। हमारे अभी हम लोग आज का सिक्का उठा के देखें तो उसमें नोट किया हुआ रहता है उसमें कि कब ये जो है हमारा मुद्रा बना था। तो उस तिथि से हमें पता चल सकता है कि ये जो उस वक्त का जो जब का ये मुद्रा है उस वक्त कब का समय रहा होगा, कब का काल रहा होगा, जब वो साम्राज्य चल रहा होगा। अब आर्थिक स्थिति भी देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति कैसे पता चलती होगी हमें? जो मुद्राएं हैं, ठीक है, अगर आपकी सोने की मुद्रा है तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, चांदी की है तो उससे कम है, कांसे की है तो उससे कम है, ठीक है, और अगर किसी अन्य धातु जैसे लोहे की है तो बहुत ही दयनीय स्थिति रही होगी उस साम्राज्य की, है ना। अब हमें उस बारे में राजा के बारे में पता चल जाता है। जो राजा हुआ करते थे वो जो मुद्रा चलाते हैं वो अपना मोहर लगा देते हैं, है ना, तो उससे हमें उस काल के राजा के बारे में पता चल जाता है। विनिमय दर कहाँ तक रहा होगा, किस हद तक रहा होगा, कि इस इतने सामान का कितना मूल्य रहा होगा, है ना। तो इससे हमें मुद्रा से हमें ये भी पता चलता है। विस्तार, अब उस साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक होगा। तो अगर एक ही प्रकार की मुद्रा हमें कई क्षेत्रों से मिले तो जिस क्षेत्रों तक मिलेगी तो जहां तक मुद्रा का विस्तार है वहां तक साम्राज्य का भी विस्तार है। अब धार्मिक जानकारी, प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जैसे अभी तो हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, किसी भी धर्म के यहाँ पे एक अलग से मान्यता नहीं दी हुई है। लेकिन प्राचीन भारत में लोग तो जैसे राजा जो हुआ करते थे वो निरंकुश राजा हुआ करते थे। अब वो जो धर्म मानते थे वो क्या कहते थे, मुद्राओं पर भी कोई कोई राजा मोहर के रूप में लगवा दिया करते थे। तो इस समय उस वक्त की धार्मिक स्थिति क्या रही होगी, किस धर्म को वहाँ पे जो है मान्यता दी गई होगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। फिर नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत प्रवृत्ति, जो राजा की जो व्यक्तिगत प्रवृत्ति कैसी रहेगी, वो क्या कठोर रहा होगा या फिर जो है आपका सबको साथ में लेके चलता होगा, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। कला, अब मुद्रा की जो ढांचा है, ठीक है, मुद्रा का जो आपका जो उसका ढांचा होगा वो किस प्रकार का होगा, उससे हमें देख के हमें पता चल सकता है कि उस वक्त की कला किस प्रकार की रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब हमारा आता है अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अभिलेख। अभिलेखों में एपिग्राफिया कर्नाटका, एपिग्राफिया इंडिका और एपिग्राफिया इंडो, ये तीनों ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो हम लोग इन अभिलेखों के अलावा और महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण एक आता है गुजरात के द्रिगंधु, ठीक है, द्रिगंधु, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। गुजरात के एक द्रिगंधु से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो गुजरात के सुल्तान, उस वक्त के जो सुल्तान थे, ठीक है, अहमद शाह प्रथम, उसके बारे में जानकारी देता है। कैसे जानकारी देता है, अब अभिलेख लिखा हुआ तो उस वक्त कौन सी भाषा यूज की जाती होगी, ठीक है, कुछ ज्यादा इंग्लिश आ जा रहा है, उस वक्त कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता होगा ये हमें पता चल जाता है। लेखन कला किस प्रवृत्ति की होगी, बहुत सारी जो रहते जैसे कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो आपका उल्टा लिखते हैं, इधर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और बहुत से लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो लेखन कला किस तरीके की रही होगी, वहाँ पे कौन कौन सी भाषाओं। नेक्स्ट है हमारा कला, ठीक है। अगर देखा जाए नेक्स्ट में हमारा कला में, तो कला से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। स्थापत्य कला, ठीक है, इमारत को किस प्रकार से प्राचीन काल में बनाया जाता होगा इसका भी एक कला है, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। फिर हमारा चित्रकला, चित्र किस प्रकार से बनाए जाते होंगे, चित्रकला का कितना विकास हुआ होगा, ये हमें उससे जानकारी मिलती है। मूर्ति कला, मूर्तियों को देख करके हमें उस काल के मूर्ति कला के बारे में, संगीत, नृत्य, बागवानी, आभूषणों को देख करके उस काल में कि किस प्रकार के आभूषण बनाए जाते होंगे, कला कहाँ तक विकसित हुई होगी, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें कौन सी कला मेनली यहाँ पे क्या क्या देखा जा सकता है, कौन सी कला परंपरागत रही होगी, यानी कि ज्यादा कालों तक मिलती हुई जो कला होगी, ठीक है, वो जिस एक प्रकार की वो हो गई हमारी परंपरागत जो हमेशा से चलती आ रही है। कौन नवीन होगी, जो हमें कुछ कुछ मात्रा में मिली होगी वो नवीन हो सकती है, ठीक है। कौन मिश्रित है, जो मिली जुली हो कि हाँ ये इसमें भी है उसमें भी है तो ये मिश्रित हो गई। किसे संरक्षण मिला, अब जो अधिक मात्रा में मिली उसे संरक्षण मिला होगा तभी तो उसमें ज्यादा पावर हुआ और उस प्रकार की जो कला है उसके ज्यादा हमें क्वांटिटी में वो प्राप्त हुआ तभी तो उन्हें संरक्षण तो मिला ही होगा। और किसे संरक्षण नहीं मिला, और जैसे अब मान लीजिए अब कोई इमारत जो बनाई गई हो किसी अलग कला से, उसका विध्वंस कर दिया हो किसी ने, ठीक है, उसे बिगाड़ दिया हो, तो उससे हमें पता चल सकता है कि इससे संरक्षण नहीं मिला था, ठीक है। अगर संरक्षण मिला होता तो किसी का भी मजाल नहीं था कि वो उसे बिगाड़ सके, है ना। अब जैसे यहाँ पे सरकारी चीज़ों को कोई छू नहीं सकता है, ठीक है, प्राइवेट है, हमारा अपना घर है, हम इसे कुछ भी कर सकते हैं। तो जिससे संरक्षण प्राप्त है उससे कुछ नहीं किया जा सकता है ना, उसे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई उसका कोई भी विध्वंस नहीं कर सकता। लेकिन जिससे संरक्षण प्राप्त नहीं है, मान लीजिए राजा ही उनके खिलाफ है तो राजा कहेंगे तो उसका तो विध्वंस हो ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत बहुत ही ज्यादा लंबा स्रोत है, ठीक है।
इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ जो है, जो कि अधिकांश जो है फारसी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। और एक साहित्यिक ग्रंथ भी है जो कि फारसी के साथ साथ संस्कृत और अन्य भाषा में भी लिखे गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो तहकीक ए हिंद, ठीक है, जिसके रचनाकार जो है वो अलबरूनी है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आर्ट्स से आप लोग 12th किए तो 12th में भी अलबरूनी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो कब आए थे? महमूद गजनवी के समय में आए थे और यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि जितनी भी स्थितियां हुई थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है हमारा ताज उल मासीर, ठीक है। इसके जो लेखक थे वो थे हसन निजामी, जो कि खुरासन में हुए मंगोल आक्रमण के समय भाग करके भारत आ गए थे, ठीक है। और दिल्ली सुल्तान जो थे उस वक्त के कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके काल में इल्तुतमिश तक के काल तक में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के आग्रह पे, उनके आदेश पे उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, ताज उल मासीर। 1192 से 1228 यानी कि 1192 से लेकर के 1228 ईस्वी तक का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। उस वक्त की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की रही होगी, इससे हम लोग इस पुस्तक से हम लोग को जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा तबकात ए नासिर। इसके लेखक जो है वो मिनहाज उस सिराज है, ठीक है। इसमें क्या जो है, मोहम्मद गौरी का जब भारत विजय हुआ था उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और दिल्ली के जो गुलाम वंश है, ठीक है, उनके बारे में भी पूर्ण जानकारी मिलती है कि उनका उत्थान कैसे हुआ, ठीक है। और उस वक्त के जो खलीफा थे उनका शासन किस प्रकार से रहा। भारत में जो तुर्कों का जो शासन था उसका किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से आक्रमण किया, किस प्रकार से शासन किया। मुसलमानी राज्यों पर मंगोलों का आक्रमण, ठीक है, मुसलमान का जो राज्य था उस पर मंगोलों का आक्रमण किस प्रकार हुआ, ये सभी चीज़ें इस पुस्तक से हमें मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारा तारीख ए फिरोज शाही। इसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। ये सुल्तान बलबन से फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक रहे थे, ठीक है। सुल्तान बलबन जो है उससे लेकर के फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों तक रहे थे भारत में। उस वक्त की जो आर्थिक स्थिति, तत्कालीन स्थिति जो थी उसके बारे में उस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा फतवा ए जहांदारी। इसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। इसके भी लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। यह एक तारीख फिरोज शाही समकालीन तथा पूरक खंड है, यानी कि जो पहला पुस्तक हम लोगों ने पढ़ा उसका एक पूरक है, ठीक है। इसमें आदर्श मुसलमानों का क्या गुण होता है कि वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रहला। इसके लेखक जो है इब्न बतूता है और ये एक यात्रा वृत्तांत है जो कि अफ्रीकी से आए हुए लेखक है, ठीक है। और इसकी भाषा जो है वो अरबी है। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे इब्न बतूता और 14 यानी कि 14 वर्ष तक रहे थे। इसमें गियासुद्दीन तुगलक के जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उनके गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, डाक व्यवस्था भी उस वक्त की बहुत ही अच्छी थी, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था। सुल्तान की क्रूरता किस प्रकार की थी, उदारता उनकी किस प्रकार की थी, इन सभी चीज़ों के बारे में उस वक्त की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ है। फिर है आपका जफरनामा, जिसके जो लेखक है वो है सिराजुद्दीन अली याजदी, ठीक है। ये तैमूर की जीवन गाथा, ठीक है। इसमें क्या है? तैमूर का जीवन गाथा लिखा हुआ है। और लास्ट है हमारा हुमायूं नामा, ठीक है। इसके लेखक जो है वो गुलबदन बेगम है, ठीक है। और ये इसकी भाषा जो क्या है वो फारसी है। इसमें क्या है, जो बाबर का जो चरित्र है उसके बारे में दिखाया गया कि बाबर किस प्रकार का, कौन से चरित्र का था, उसकी मृत्यु कब हो गई। और हुमायूं के जीवन की 1555 ईस्वी तक, यानी कि जो हुमायूं नामा है इसमें 1555 ईस्वी तक जो हुमायूं का जो जीवन किस प्रकार से चला, उसमें कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, इन सभी चीज़ों के बारे में किसमें मिलता है? हुमायूं नामा में मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। शॉर्ट है, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं पेज को हमारे, ठीक है, स्टडी वर्ल्ड को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और बाकी अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं, सेमेस्टर 1 और फिर बहुत क्लास वाइज भी मैंने बहुत सारी चीज़ें और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल में जा करके वीडियोस पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।